एंट्री किए जंगल में तो उनको पता चला कि वाह तो कुछ पकल है। तो नोच के जब मांस को खाया ना तो उनको अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा। जिस वजह से उसके बाद से उन्होंने आखेट करना शिकार कर दिया, आखेट करना शुरू कर दिया। अब मार के ठिचकी ठिचकी उनको पका के लकड़ी में बांध के कहीं ना कहीं इस तरह से बांध के वो क्या करते थे, पकाते थे। तो लेकर मार दे उसके मुड़िए पर, ठीक है। तो वो भाग गया वहाँ से। नीचे पत्थर था, ध्यान से सुनिएगा। पत्थर उठाया, उठा के उसके ऊपर फेंका ना, तो उसको लग गया कि हमरे ऊपर कौन पत्थर फेंक रहा है। वो भाग गया वहाँ से। नीचे रखा था पत्थर, तो पत्थर के ऊपर पत्थर इज इक्वल्स टू आग। जंगलों में इसी तरह से घर्षण होते गया, घर्षण होते होते टहनी में क्या लग गया, आग लग गया। जिस वजह से जंगल में जितने भी हिरण, खरगोश, शेर, बाघ, टाइगर, चीता कुछ भी थे, सबके सब पक गए उसी में, पक गए एकदम अच्छा से, होरहट गया। और होरहटने के बाद जब मनुष्य जो उस समय मानव थे ना, वो सब मानव जन्म 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 साथ चलना यूही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूही, एक जा है भले दो वदन हो मेरा, मेरी हो के हमेशा ही कहना, कभी न कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को आपके साथ हम को रिलेट करने वाले हैं, यानी शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको हिस्ट्री जो 12th क्लास का है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको इस तरह की बेसिक जानकारी, आइडिया मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तब उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद रखिए मेरे साथ मैं कि आपको हिस्ट्री एकदम अच्छे से पढ़ा के एकदम बलवान बना सकता हूँ, ठीक है ना। मेरे को विश्वास रखिएगा। तो आइए इसी तरह के कुछ सोर्स को अब सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो हिस्ट्री मतलब इतिहास, इसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके डैडी जी होंगे। तो हिस्ट्री के डैडी जी को कहा जाता है हेरोडोटस। हिस्ट्री के डैडी को क्या कहा जाता है, हेरोडोटस। हिस्ट्री के पापा जी हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के क्षेत्र में जितनी भी इन्फॉर्मेशन को सबसे ज़्यादा ग्रहण करने वाले जो पिता थे, एक जनक थे, एक ह्यूमन थे, उनका नाम हेरोडोटस है। और इन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री के बारे में क्या किया था, तो अध्ययन करके और लिखा था, जिस वजह से हम लोग पढ़ते अकबर, हुमायूं, महात्मा गांधी, जहांगीर, ठीक है ना, बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कि इतिहास का मतलब क्या होता है। देखिए, इति का मतलब, इसको अगर डिवाइड किया जाता है दो वर्डों में, तो इति का मतलब होता है बीता हुआ बात, ठीक है ना। हास मतलब होता है कहानी, मतलब जितनी भी बीत चुकी है कहानी, ठीक है ना। जो हमारे पूर्वज थे, बंदर के रूप में जो स्वरूप था, उन सब के स्वरूप को पढ़ने को पड़ता है, ठीक है ना। उन्होंने कैसे आखिर अपनी सभ्यता को सबसे पहले बसाया था, कौन कौन सी क्रियाकलाप को उस समय से दर्शाया था, इस तरह की घटनाओं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। किस तरह मानव ने अपना इतिहास बनाया, किस तरह से वो अपनी सभ्यता संस्कृति को विकसित किया, कैसे आवास को बनाया, किस तरह की कृषि करना स्टार्ट किया, इस तरह की घटना के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री, जो हेरोडोटस के द्वारा दिया गया एक टॉपिक है, ठीक है ना। तो जनरली अगर हिस्ट्री की डिवाइड किया जाता है, तो हिस्ट्री को हम लोग 3 समूह में बांट सकते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के 3 कालखंड होते हैं। पहला कालखंड होता है क्या, प्रागैतिहासिक, जिसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री, मतलब ये बहुत पुराना काल है। प्री हिस्ट्री जो है ना, बहुत पुराना काल है। इस काल में मनुष्य का स्वभाव जो था ना, बहुत बोल सकते हैं कि इस काल में जो मनुष्य था ना, ये माऊ बन के चलता था। किस तरह से चलता था, माऊ बन के। और माऊ बनने का सेंस ये है ना कि वो, उसके पैर और हाथ दोनों जमीन पर टिके हुए थे। परंतु अभी के टाइम में जो मानव है, इसका पैर और हाथ जमीन पर टिका नहीं हुआ है, केवल पैर हाथ जमीन पर टिका हुआ है और हाथ ऊपर उठा हुआ है। लेकिन परंतु पहले इस काल में मनुष्य जो था, ये माऊ बन के चलने के शौकीन था, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ा, वैसे वैसे इसका क्या होगा, विकास होते स्टार्ट हो गया। उसके बाद आदिऐतिहासिक कहता है कि यहाँ पे आदिऐतिहासिक में मानव जो था ना, पूर्ण रूप से ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। बहुत सी तरह की संस्कृति को, जैसे इसमें आपको हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में टोटल चीज़ें पढ़ना है, कालीबंगा, ठीक है ना, या बहुत से तरह की चीज़ों को पढ़ना है। यानी आपका जो 12th क्लास का हिस्ट्री है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, आदिऐतिहासिक से, प्रोटो हिस्ट्री से स्टार्ट होगा। और ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री, इस हिस्ट्री के भी 3 कालखंड होते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी या जो
आधुनिक टाइम में अंग्रेज कैसे एंट्री किए थे, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कैसे बनाया था, ठीक है ना। भारत में अंग्रेजों के टाइम में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध, जितनी भी चीज़ों की जानकारी मिलती है सब यहाँ से आपको ऐतिहासिक से मिलता है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम लोग, उसके बाद हैकर बात करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, उसके बाद हैकर बात करेंगे। तो पहला इसका बारे में अगर हम बोले ना तो ये पुरातात्विक स्रोत इसमें मिलता है। अब आप कहिएगा सर जी पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, तो पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होता है जिससे हमको कुछ ना कुछ आइडिया लगता है कि हाँ इस टाइमिंग में भी यानी प्री हिस्ट्री में भी कुछ मानव बसे हुए थे जो इस तरह के कार्यों को किए थे, ठीक है ना। जैसे हो सकता है कि उसमें तांबा मिला हो, ठीक है ना, या लेख अभिलेख मिला हो, या कोई ऐसा चीज़ मिला जिसके द्वारा हमको पता लगाया जा सके कि हाँ इस टाइमिंग में भी क्या था, मनुष्य जिंदा था, कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करते रहता था। तो अब यहाँ पे लिखित स्रोत की बात करें तो जिससे हमको ये जानकारी प्राप्त होता है कि हाँ उस समय मनुष्य था, मनुष्य का स्वभाव कैसा था, किस तरह का वो जानकारी रखता था मनुष्य, उस तरह की जानकारी इसमें नहीं मिलती है। जैसे मान लो अगर जैसे अशोक आया था ना, अशोक जो भारत का जो शासक था, मगध महाजनपद का जो शासक अशोक था, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाया था। तो उस अभिलेखों के द्वारा, ठीक है ना, उनकी जानकारी मिलती है उनके शासन की। तो अभिलेख लिखवाया था तभी ना जानकारी मिला था जी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लिखित प्रमाण इस कालखंड में, इतिहास के इस कालखंड में नहीं मिला था। लिखित प्रमाण का स्रोत नहीं मिला था जिस स्रोत के माध्यम से पता लगाया जा सके कि उस तरह के इसमें किस तरह के लोग शामिल थे, यानी कैसे इनका स्वभाव था, क्या किस तरह के कपड़ा पहनते थे कि नहीं पहनते थे, इनका आवाज़ कैसा था, उनके आवाज़ की लंबाई कितनी थी, किस तरह की चीज़ें थी, इस तरह की जानकारी कुछ नहीं मिलता है। कहने का मतलब कि इसमें लिखित स्रोत किसी भी प्रकार का ना मिलता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पाषाण काल, स्टोन एज। इसके 3 कालखंड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको पाषाण काल के नाम से क्यों जाना गया था, तो कहीं ना कहीं मनुष्य जो था ना सबसे अधिक मात्रा में पत्थरों के औजार बनाने के लिए इसी कालखंड में उपयोग किया गया था। मतलब पत्थर के जितने भी औजार बनाया करते थे मानव, वे पत्थरों के औजार इसी कालखंड में सबसे अधिक इस्तेमाल किए हैं, जिस वजह से इसका नाम पड़ा है क्या चीज़? पाषाण काल, स्टोन एज। इसके 3 कालखंड होते हैं। पहला होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है क्या चीज़? नव पाषाण काल। इसके बाद ताम्र पाषाण काल आता है, वो आपको कल बताएंगे। फिलहाल इतना आप समझिएगा। तो अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, पाषाण काल का जो टाइमिंग होता है ये मिनिमम मैक्सिमम मान के लगभग कहा जाता है कि ये 25 लाख से क्या 12 लाख के बीच ये होता है। ये स्टार्ट होता है 25 लाख से। पाषाण काल का जो टाइमिंग है ना ये 25 लाख से स्टार्ट होता है और 12 लाख तक ये समाप्त हो जाता है। अब कहिएगा सर हम लोग पढ़े हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918। तो इस समय 14 से 18 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। अहेने हम लिखे हैं डेटावा कि 25 से 12 हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो ये सारी की सारी घटनाएं जो है ना प्री हिस्ट्री यानी पहले के यहाँ कहने का सेंस है कि 25 लाख जो टाइमिंग था, वर्ष था, उसके बहुत पुराने के समय की बात है ये। तो ये जितनी भी घटनाएं हुई ना ये ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। क्या हुआ था? ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। तो हम उसको समझने का एक जरिए बनाते हैं। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे क्या ये उल्टा ये चलता है। देखिए तो सामने कहा कि ईसा मसीह के जन्म को हम लोग को 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। ईसा मसीह का जो जन्म है इसको 0 मान लेते हैं। अब इस 0 के ऊपर जो टाइमिंग होता है ना ये घटते आता है, उधर से ऊपर से घटते आता है। जैसे मान लीजिए 25 होगा तो 25 के बाद कितना होगा? हो सकता है 10 हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए। तो ये घटते आता है उधर से, तो ये उधर से ये घटते आ रहा है। इसके ईसा मसीह के जन्म से जो शून्य है 0 है, इसके नीचे जब आएंगे ना, जब बढ़ेगा नीचे आएंगे तो ये बढ़ते जाता है। वही नहीं कि ये 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 25 होगा, 26, 27, 28। जैसे अब यहाँ देखिएगा तो ये उल्टा जो चल रहा है इसको BC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। क्या कहता है? ईसा पूर्व। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो तिथि है, जो वर्ष है, उनको ईसा पूर्व कहा जाता है। और वे तिथियाँ क्या होती है? घटते आती है, ठीक है ना। क्या होती है? घटते आती है। उसी तरह अगर बात करें यहाँ पे ये वाला, ये इसको बोलते हैं AD। क्या बोलते हैं? AD यानी एनो डोमिनी, डोमिन नहीं एनो डोमिनी बोला जाता है। तो ये जो टाइमिंग होता है ना ये कहीं ना कहीं बढ़ते जाता है। जैसे 2003, 2004, 2005, 2017, 2024, अभी का टाइम 2023 हो रहा है। इसके बाद 24, 25 ऐसे करके आएगा। तो आप समझ गए, इसलिए ये उल्टा चलत है, ठीक है ना। अब बात करते हैं।
तो इस समय मानव का जो स्वरूप था ना, स्वभाव खाना बदोश के स्वरूप था। खाना बदोश का मतलब कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं, हमेशा उसको खाना चाहिए, खाना 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 चिल्लाते रहेगा एकदम, कोई मिलेगा मार के खा जाएगा। क्या उस समय किसी भी तरह की फसल का उत्पादन नहीं किया जाता, परंतु इसी काल में यानी पाषाण काल के ही किसी खंड में, बोले तो इस खंड में, ठीक है ना, यहाँ पे नव पाषाण काल में कृषि की आविष्कार होता है, खेती होता है, जिसकी वजह से कृषि होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरा पाषाण काल जो टाइमिंग था, इस काल में मनुष्य जो था ना खाना बदोश था। अब खाना बदोश का मतलब होता है जैसे किसी भी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, आपके आसपास जितने भी जानवर होंगे ना, चाहे कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, पाड़ा हो, पाड़ी हो, कौन हो, वो सब के सब खाना बदोश के स्वरूप होते हैं, क्योंकि उनको किसी से मतलब नहीं कि हमारा मालिक कौन है, कौनो गोते आएगा, कौनो गोदेगा, कुछ खा लेगा आराम से, बस खाने से उसका मतलब रहता है। जबकि हम लोग खाने से मतलब रहता है, जो गोत रहा है, जो लगा रहा है, उससे भी मतलब होता है, ठीक है ना। उसी तरह एक छोटे से बच्चे की बात करें तो एक छोटा सा बच्चा जो होता है ना, वो भी खाना बदोश के स्वरूप ही होता है, क्योंकि उसको किसी से मतलब नहीं रहता कि हमारे चाचा कौन है, पापा कौन है, बस उसको खाना दे दो, खा के रहेगा वो। तो कहीं ना कहीं खाना बदोश का मतलब ये होता है कि उस समय जो मनुष्य का स्वरूप था, ये क्या था, खाना बदोश थे, वो सबके सब केवल खाना से मतलब था, ठीक है ना। उसको इस तरह का बैच पढ़ना था, किस तरह का क्या करना था, कौन हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, उसको कुछ किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं था। तो इसका मतलब होता है खाना बदोश। ओनली फूड नहीं मिलने पर क्या करता था, चिल्लाता था, खाना दे दो, खाना खाना खाना, कोई एकदम चिल्लाते रहता था। तो ये खाना बदोश का मतलब होता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट है खाद्य संग्रह। तो खाद्य संग्रह कहता है ना कि उस समय लोग ना भोजन को संग्रहित करते थे। अभी भी ये सिस्टम है, अभी भी कहीं ना कहीं भोजन संग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं अपने यहाँ। तो कृषि जो होती है, कृषि के दौरान जितने भी उत्पाद प्राप्त होते हैं, वे सारे के सारे उत्पाद क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, लोग रख लेते हैं, ताकि आने वाले टाइमिंग में हम कर सकें। तो अभी के टाइम में खाद्य संग्रह भी है और धन संग्रह भी है, खाद्य संग्रह भी है और धन संग्रह भी है। सबको भाई अनाज भी चाहिए रखने के लिए, डेहरी में चाहे किसी भी चीज़ में। उसी तरह से सबको पैसा भी चाहिए बैंक में रखने के लिए, ताकि एक बेटी बड़ी हो रही है, उसको शादी करना है, ठीक है ना, या बहुत से कार्यों में संलग्न होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं खाद्य संग्रह भी उस समय, केवल खाद्य संग्रह, उसमें उस समय मानव को यह सोच नहीं थी कि हम पैसा कमाएं, और पैसा कमाने के बाद SBI बैंक में जाके जमा कर दें। किस में जमा कर दें, SBI बैंक में। केवल इससे मतलब था खाना और खाद्य संग्रह। इसके बाद बात करते हैं आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। क्या करना, शिकार करना। तो उस समय कृषि का कोई भी पीढ़ी नहीं चल पा रही थी। तो उस समय ना जानवरों का लोग शिकार करके उनको आखेट करके क्या करते थे, उनका भोजन बनाते थे। कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा थोड़ा प्रचलित है, अभी भी लोग जानवरों का ही शिकार करते हैं। एक ट्रक मुर्गी आया, पूरा काट कूट के बारात में बना दिया सब, ठीक है ना। या एक ट्रक बकरी आया, 4-5 को रोज़ तो बकरी कटाता ही है, शिकार कर करके लोग खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये आखेट का जो प्रोसेस है ये चल रहा है, ठीक है ना। पहले भी चला करता था। तो उस समय केवल जानवरों का लोग शिकार करके कच्चा मांस के रूप में पका के एकदम खाते थे, खूब मौज से खाते थे, ठीक है ना, जंगलों में। अब बताइए, आग का आविष्कार ना हुआ था इसमें, अभी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। इसी काल में हुआ था आग का आविष्कार। कैसे हुआ था आपको बताएंगे। अब आखेट तो आप समझ गए कि शिकार करते थे जानवरों का और उन्हीं को अपना भोजन बनाते थे। अब बात करते आग का खोज किस तरह से हुआ। तो आग का खोज के लिए 2 प्रमाण बताया जाता है हिस्ट्री में। ये तो बहुत पुराने समय में ये आग का आविष्कार हुआ था। तो आग की खोज के लिए 2 यहाँ पे प्रमाण बताए जाते थे। एक तो ऐसा प्रमाण कि जंगल सूखे थे, जंगल पूरा सूखल था, हवा बह रहा था। तो मान लीजिए जंगल में बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं ना जी, होते हैं। तो जंगल, ये मान लीजिए जंगल है, दोनों की ये 2 एक सूखा हुआ क्या है, टहनी है, दोनों आपस में चिपक गए, सट गए थे। अब सूखल थे एकदम जोर से। कहीं ना कहीं तूफान आया, दोनों में खूब रगड़ाहट हुआ। रगड़ाहट होते अब अपना हाथों का जोर से रगड़िएगा ना, तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है आवेश के कारण। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, आवेश के कारण हमारे हाथों में क्या होता है, घर्षण की वजह से आवेश उत्पन्न होता है, जिस वजह से बहुत गर्म हो जाता है। तो जंगलों में इसी तरह से घर्षण होते गया, घर्षण होते टहनी में क्या लग गया, आग लग गया, जिस वजह से जंगल में जितने भी हिरण, खरगोश, शेर, बाघ, टाइगर, चीता कुछ भी थे, सबके सब पक गए, उसी में पक गए एकदम अच्छा से, होरहट गया। और होरहटने के बाद जब मनुष्य जो उस समय मानव थे ना, वो सब मानव जब एंट्री किए जंगल में, तो उनको पता चला कि वाह, तो कुछ पकल है। तो नोच के जब मांस को खाया ना, तो उनको अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा, जिस वजह से उसके बाद से उन्होंने आखेट करना शिकार कर दिया, आखेट करना शुरू कर दिया। अब मार के ठिचकी उनको पका के लकड़ी में बांध के, कहीं ना कहीं इस तरह से बांध के वो क्या करते थे, पकाते थे इस तरह से। इसमें एक लकड़ी था बांस के रूप में, वैसे
ठीक है ना, ऐसे बांध के इसी में लटका देता था सब, और नीचे से आग धरा देता था। अब पकने के बाद उसको आराम से खाता था। तो आग का आविष्कार के लिए सबसे पहला फैक्टर था ये। कौन था पहला फैक्टर? कि जंगल में लकड़ियाँ सूखी थी, जिस घर्षण होते गया दोनों के बीच, उसके बाद क्या लग गया? आग लगने की वजह से जंगल में आग लग गया। अरे जंगल जल गया, जिस वजह से उसमें जितने भी जानवर थे, एनिमल जानवर, वो सबके सब उसमें भूज जा गए, जिसके बाद उन्होंने उसे खाया। दूसरा रीजन ये बताया जाता है आग की खोज की, कि एक ऐसा मानव था उसमें, ठीक है ना, एक मानव था जो शिकार कर रहा था किसी जीव का शिकार कर रहा था, किस लिए? भोजन खाने के लिए उसको, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया। अब इस समय ना किसी भी हथियार का लोग प्रयोग नहीं करते थे, हंसुआ तक भी नहीं था उनके पास, खुरपी भी नहीं था, और ना ही गणासी था, ना ही चाकू था। तो वो शिकार करने के लिए ना केवल और केवल किसका इस्तेमाल करते थे? पत्थरों का, क्योंकि ये पाषाण काल ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादातर पत्थरों का ही इस्तेमाल किया गया है। तो पत्थर उठाया एक आदमी, और टिकावते लेकर मार दे उसके मुड़िए पर, ठीक है। तो वो भाग गया वहाँ से, और नीचे पत्थर था। ध्यान से सुनिएगा, पत्थर उठा के उसके ऊपर फेंका ना, तो उसको लग गया कि हमने ऊपर कौन पत्थर फेंक रहा है, वो भाग गया वहाँ से, और नीचे रखा था पत्थर। तो पत्थर के ऊपर पत्थर इज इक्वल्स टू आग। मतलब आप पत्थर को दो गो जोड़िएगा ना, इसे टकराइएगा, तो उसमें से लूती निकलता है, चिंगारी। तो ये पत्थरवा जैसे आदमी फेंका ना, ये मनवा फेंका ना जैसे पत्थरवा उसके ऊपर, तो पत्थरवा में जाकर टकराया, और वहाँ पे रखा था घास फूस, जिस वजह से टकराने की वजह से क्या हो गया? लगा उसमें चिंगारी निकली, जिस वजह से पूरा वहाँ जंगल क्या हो गया? जल गया। जितना भी घास फूस था उसमें आग लग गया। तो मनुष्य सोचा, अरे ये कैसे आग लग गया, जा एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो एक बार फिर से उसने ट्राई किया, फिर से पत्थर उठा कर फेंक दिया, फिर से आग लग गया। सोचा कि वाह, जंगल में तो अपरूपी आग लगा था, हम लोग वास्तव में लगा सकते हैं। तो इस दिन से मानव ने शिकार करके लाता था, आखेट करके लाता था किसी भी जंतु का, सुअर, कुछ भी जंतु हो, गाय भैंस पाड़े, जो भी जितने चीज़ें होती है जंगल में जानवर, उन सब का शिकार करके लाता था। और शिकार करके लाने के बाद घास फूस को इकट्ठा कर देता था, घास फूस के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देता था, और उसी पत्थर पे पत्थर चला के मारता था, पत्थर पे पत्थर चला के मारता था, जिस वजह से उसमें आग लग जाती थी। और उसके बाद उसी आग में जो जानवर को मार के लाया था उसको भुर देता था, उसके बाद पका के खाता था। तो इस तरह से आग का क्या हो गया? आविष्कार हो गया, खोज हो गया। हम लोग भी तो यही काम करते हैं। जब रोड ढलाई स्टार्ट हो जाता है तो उसमें बड़का गिट्टी लग जाता है, और वही गिट्टियाँ उठा मारते तो चिंगारी निकलता है रात में। इस तरह से आग का आविष्कार हो गया। तो दोनों के दोनों कारक सही थे, दोनों के दोनों कारक क्या थे? सही थे। तो इस तरह से आग का आविष्कार हुआ। ये था आपका पूरा पाषाण काल। आई होप आपको समझ में आयल होगा। अब चलते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल के देखिए, मध्य पाषाण काल जो था ना, इसका जो टाइमिंग है ये 12 लाख से 5 लाख तक स्थित था। 12 लाख से कितना लाख तक? 5 लाख तक, लाख। अब इसमें ना अंत्येष्टि संस्कार करता था। अंत्येष्टि संस्कार की संख्या 16 होती है ना। एक जनेऊ संस्कार होता है, जन्म से पहले भी कुछ संस्कार होते हैं, है ना। विवाह संस्कार भी, ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो ये एक संस्कार है अंत्येष्टि सरकार, जिसको सरकार नहीं संस्कार, इसको अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। अंत्येष्टि संस्कार को अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। अंतिम संस्कार का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता हो, मुँह जाता हो, तो उसको या तो दफना दो, नहीं तो जला दो। तो मध्य पाषाण काल में जो मानव थे ना, वो कुछ विकसित हो गए थे। इनके जो पड़ोसी या इनके साथ साथ जो रहने वाले जो मनुष्य रहते थे, वो जब मुँह जाते थे ना, तो इनका या तो दाह संस्कार करते थे, नहीं तो क्या करते थे? उनको दफना देते थे। तो अंत्येष्टि संस्कार को अंतिम संस्कार भी कहा जाता है, और दाह संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार में लोगों को या तो जला दिया जाता था, नहीं तो दफना दिया जाता था, ठीक है ना। तो मध्य पाषाण काल में मानव इसका भी शुरू कर दिया। यहाँ पे कहने का उसके अंदर फीलिंग जगी कि हाँ, ये हमारा संबंधी है, इसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो लगा कि हाँ, इसको जब मर गया है तो इसको खाए का है, इसको इधर तो ना खाने का काम करता था। आप कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो गया इधर, ठीक है ना। तो उनके अंदर धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ होगा। तो इससे पता चला कि उन लोग क्या करना चाहिए कि जो उनके सगे संबंधी है, जो उनका सहेला है, उनको क्या करना चाहिए कि दफना दो या तो जला दो। तो इस तरह से उन्होंने अंतिम संस्कार को भी मानना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या होता है कि उस टाइमिंग में जितने भी जानवरों का लोग शिकार करते थे ना, वे सभी जानवरों को शिकार करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल करते थे, वे हथियार कहीं ना कहीं छोटे छोटे थे। तो छोटे छोटे हथियार से बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना पॉसिबल ना होता है।
तो यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे हथियार का क्या किया, इस्तेमाल किया, किसको मारने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, ठीक है ना। तो इस टाइमिंग में उसके हथियार क्या थे, बहुत छोटे थे। इतना था मध्य पाषाण काल। उसके बाद नव पाषाण काल आता है, जिसका समय 5 लाख से 3 लाख तक स्थित होता है। अब यहाँ पे मानव जो था ना, इसके पहले ये दोनों पाषाण काल में केवल जानवरों को खाता था, परंतु सबसे पहले देखिए ध्यान से, उसने कृषि करनी स्टार्ट करी। कृषि करना स्टार्ट किया। ये लगभग 7000 BC बिफोर क्राइस्ट में इसने कृषि करना स्टार्ट किया। अब ये कृषि करने की जो प्रोसेस थी, कहीं ना कहीं मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ एक जगह है जो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में एक पहाड़ी श्रृंखला है जिसका नाम है सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में ही मानव ने सबसे पहली बार कृषि की थी, और वह कृषि थी किसका, जौ और गेहूँ का। जौ और गेहूँ का कृषि था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है ना, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच सबसे पहले कृषि की किसका, तो जौ और गेहूँ का। तो सबसे पहले यहाँ पे मानव ने संचित कृषि की, जौ और गेहूँ का कृषि, ठीक है ना। कब, तो 7000 BC में। उसके बाद आवास की बात करें। अब जैसे मान लीजिए कि हम कृषि कार्य स्टार्ट कर दें, तो कृषि कार्य स्टार्ट कर देंगे तो उसके लिए कोई निश्चित जगह होना चाहिए ना जी। ना तो पता चला कि धान रोप रहे हैं दूसरे टोला में और रह रहे हैं दूसरे टोला में, तो रात में कौन ढील देगा बकरी गाय भैंस, और रात में साफ हो जाएगा सब। या हो सकता है कि सब कुछ रेडी हो, धान में फसल में रेडी हो, सब कुछ रेडी हो, आपका घर हे टोला में है, हम हो टोला में खेती है, तो रहते रहते कौन ढूल जाएगा। तो इस तरह से आपको खेती करने के लिए ना एक निश्चित स्थान पर रहना पड़ता है। उसी तरह मानव भी क्या किया ना, अपना आवास बनाना शुरू कर दिया। और ये आवास इस तरह की बिल्डिंग ना थी जैसा आपका बिल्डिंग है, करकट का ना था, बिल्डिंग नहीं था, कच्चे मकान थे। कच्चे मकान भी नहीं थे, ये मकान गुफानुमा था। गुफानुमा किस तरह का था, गुफानुमा। गुफानुमा कहने का मतलब कि ज़मीन के अंदर ही गड्ढा बना देना, उसी गड्ढा में रहना, निवास करना। तो ये एक तरह से गुफानुमा उस समय क्या बनाए थे, आवास बनाए थे। कोई इस तरह के मड़ई पलानी या बिल्डिंग 2 तला 5 तला नहीं रखे थे, बात समझ रहे हैं। उसके बाद सबसे पहली बार इसने पशुपालन किया कुत्ता का। किसका किया था, कुत्ता का, ठीक है ना। अब बताइए कुत्ता का मतलब पहली बार किस पशु की पशुपालन किया था उसने, कुत्ता का, ठीक है ना। अब आवास जब कृषि कार्य जब स्टार्ट कर दिया, तो कृषि कार्य स्टार्ट करेगा तो जितना भी अनाज होगा उसको तो मूड़ी पर ढो ढो के ले जाएगा।